बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा दूसरा लेक्चर है। पेपर वन का फैमिली लॉज हमने शुरू किए हुए हैं। उनमें आज देखेंगे वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, इसको फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 भी कहते हैं। तो उसको शुरू करते हैं आज। सबसे पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये एक्ट है क्या और कितने सेक्शन है इसके कितने शेड्यूल हैं, ये किन चीज़ों को डील करता है, क्या मामला है इसमें देखेंगे। तो एक्ट नंबर 35 है ऑफ 1964 और इसकी जो डेट है प्रोमलगेशन की वो है 18 जुलाई 1964। 18 जुलाई 1964 के डेट के गजट में ये शाया हुआ था। फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के 26 सेक्शन है टोटल और इसका एक शेड्यूल है और शेड्यूल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन जो डील करता है वो टॉपिक्स के डील करता है किन टॉपिक्स पे जुरिस्डिक्शन ले सकती है कोर्ट, और पार्ट टू जो है उसमें फेंसेस बताए गए हैं कि कौन से फेंसेस होंगे तो फैमिली कोर्ट को अख्तियार होगा। ये जब हम शेड्यूल पे आते हैं तो इसको देख, जब हम सेक्शन 5 पढ़ेंगे जुरिस्डिक्शन का तो उसमें भी शेड्यूल को पहले देख लेंगे। इसका प्रेम्बल सबसे पहले देखते हैं। प्रेम्बल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब हम परवीन पढ़ते हैं इसकी सेक्शन 17 पढ़ते हैं तो वो कहता है कि सीपीसी और दूसरा जो क्यूएसओ है एविडेंस एक्ट वो इस पे अप्लाई नहीं होता। तो वो क्यों अप्लाई नहीं होता ये हमें प्रियम्बल बता रहा है। और केस लॉ डेफिनेशन में जब हम इसके केस लॉ देखते हैं तो तब पता चलता है कि क्यों एक्सक्लूड किया गया सीपीसी और क्यूएसओ को स्पेसिफिकली फैमिली लॉज में या फैमिली कोर्ट एक्ट में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। एन एक्ट टू मेक प्रोविजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट। तो यानी फैमिली कोर्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए एक्ट बनाया जा रहा है। प्रियम्बल है वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू मेक प्रोविजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट of family court for the expeditious settlement and disposal of dispute relating to marriage and family affairs and for matters connected therewith। तो ये जो expeditiously settlement इस्तेमाल किया गया है लफ्ज, इस सारे मामले को मद्देनजर रखते हुए इफेक्टिवली एक्सपीडिशियसली तेजी से जल्दी से मामलात को फैमिली मैटर्स को डिसाइड करने के लिए बताया गया कि फैमिली कोर्ट में एक्सक्लूड किया गया क्यूएसओ और सीपीसी को। इट इज देयर बाय एनेक्टेड एज फॉलोइंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 है जी शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द फैमिली कोर्ट एक्ट 1964। सब सेक्शन 2 है इट एक्सटेंड टू होल ऑफ द पंजाब। सब सेक्शन 3 है इट शैल कम इनटू फोर्स सच एरिया और एरियाज ऑन such date and dates as the government may by notification in the official gazette specify in that behalf। तो यानी जिस गवर्नमेंट जिस तरतीब से जिस एरिया के हिसाब से इसको नोटिफिकेशन करती जाएगी ये वहां पे नाफिज अमल होता जाएगा। ये तब की बात है जब ये एक्ट नया बन के स्टार्ट हुआ था, अब तो पूरे पंजाब में नाफिज अमल यही है। और सबसेक्शन 4 है जी नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एनी सूट or any application under the Guardian and Ward Act pending for trial and hearing in any court immediately before the coming into force at this act, and all such suits and applications shall be heard and disposed of as if act were not in force। यानी ये तब की बात है जब ये नया नया नाफिज अमल आया था। उन्होंने कहा फैमिली कोर्ट गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के तहत जो भी एप्लीकेशन वगैरह चल रही हैं वो उसी एक्ट के तहत चलेंगी, ये उसको नहीं बॉदर करेगा। सब सेक्शन 5 है 1 का। ये कहता है एनी सूट और एनी एप्लीकेशन अंडर द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1980 which was pending for the trial of hearing in such court immediately before the commencement coming into force of this act and which has been dismissed solely on the ground that such suit or application is to be tried by a family court established under this act shall not be standing anything to the contrary contained in any law on petition made to it in this behalf by any party to the suit and application be tried and heard by such courts for the stage at which such suit and application be reached at the time of its dismissal। जैसे ही 1964 को ये एक्ट नाफिजुल अमल आया तो गार्डियन एंड वार्ड की जितनी एप्लीकेशंस ऑलरेडी चल रही थी उन सबको खारिज कर दिया गया कि अब फैमिली कोर्ट सुनेगी इसको। तो इसमें सबसेक्शन 5 जो ये कह रहा है कि जहां से वो एप्लीकेशन खारिज हुई थी एक पिटीशन फाइल करके उसी को दोबारा बहाल कर लिया जाएगा और वहीं से वो स्टार्ट हो जाएगी। वैसे अभी इसका अभी तो कोई फायदा नहीं है इसका,
सब सेक्शन 4 और 5 कर चुके। ये तब क्या, जब ये नाफिजुल अमल हुआ था, अब तो इसी के तहत सारे मामला चल रहे हैं। सेक्शन 2 डेफिनेशन आ गया जी। डेफिनेशन को देख लेते हैं। इन दिस एक्ट अनलेस द context otherwise require the following expression shall have the meaning here by respectively assigned to them, that is to say arbitration council and chairman shall have the meaning respectively assigned to them in the मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। तो आर्बिट्रेशन काउंसिल और चेयरमैन की जो डेफिनेशन हमने MFLO में देखी थी 1961 में, वही कंसिडर होगी। फैमिली कोर्ट मींस द कोर्ट एस्टैब्लिश अंडर दिस एक्ट। गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। पार्टी शैल इंक्लूड एनी पर्सन whose presence as such is considered necessary for the proper decision of the dispute and who the family court adds as a party to such dispute। तो आमतौर पे जैसे हमें बड़ा क्लियरली पता है कि किसी भी दावा में दो पार्टीज होती हैं, एक प्लेंटिफ और दूसरा डिफेंडेंट, यानी साइल मुद्दई और मुद्दला या मसूल अलैह हम जिसे कहते हैं। तो इस सूरत में यहाँ पे पार्टीज की डेफिनेशन बड़ी वास्ट है और जो डेफिनेशन है वो ये हमें बता रही है कि कोई भी पार्टी जिसके बगैर इस केस का फैसला मुमकिन नहीं है, हम उसको पार्टी के तौर पे ऐड भी करवा सकते हैं एप्लीकेशन देके, या कोर्ट खुद भी ऐड कर सकती है उसको, जिसके बगैर, जिस बंदे के बगैर या जिस पर्सन के बगैर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे एक बात ऐड करता चलूं कि अक्सर हम ना होता है इस तरह कि जब हम दादा को पार्टी बनाते हैं खर्चा नफका के केस में फैमिली कोर्ट में, तो अक्सर आके कह देते हैं कि जी दादा तो पार्टी नहीं बन सकता क्योंकि शादी तो लड़की ने लड़के के साथ की हुई है, उसके बाप को किस तरह पार्टी बनाते हैं। तो इसमें जो पार्टी की डेफिनेशन है वो बड़ी वास्ट है। उसमें कोई भी बंदा जिसको लेकर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता या जिसके बगैर उस केस का फैसला पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, हम उसको पार्टी बना सकते हैं। E है जी prescribed means prescribed by rules under this act. Schedule means the schedule appended to the act, and union council means the union council, municipal committee, cantonment board, union administration, or in case of absence of any of the local government in a local area, any other comparable body or authority constituted under any law relating to the local governments or local authorities। तो यानी अगर यूनियन काउंसिल का एरिया म्यूनिसिपल कमेटी बनी हुई है, म्यूनिसिपल बोर्ड है, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो भी एरिया यूनियन काउंसिल के मुतय्यन किया गया उसको हम यूनियन काउंसिल कहेंगे। अगर वो नहीं है तो जैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती हैं, जैसे टाउन वगैरह के में एक शहर को तकसीम किया जाता है, तो उसके तहत जो भी बाउंड्रीज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज या गवर्नमेंट सेटल करेगी हम उसको यूनियन काउंसिल का दर्जा देंगे। 2 का सबसेक्शन 2 है वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन दिस एक्ट but not herein defined shall have the meaning respectively assigned to them in the code of civil procedure। तो डेफिनेशन 2 का सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि कोई लफ्ज या कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है लेकिन उसकी डेफिनेशन इसमें नहीं दी गई, तो हम उसकी डेफिनेशन CPC से लेंगे, जो CPC में उसका मतलब होगा हम उसको कंसिडर करेंगे। अब हम आते हैं जी सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट। तो जितने भी फैमिली जजेस बैठे हुए हैं, पंजाब में काम कर रहे हैं या फैमिली कोर्ट काम कर रही है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट जो वो एस्टेब्लिश हुई है वो सेक्शन 3 फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के तहत बने हैं और जज उसी के तहत अपॉइंट हुए हैं। सेक्शन 3 गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश 1 or more फैमिली कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट or at such other place or places as it may deems necessary and appoint a judge for each of such court। तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक फैमिली कोर्ट या एक से ज्यादा जितनी गवर्नमेंट चाहे फैमिली कोर्ट होंगी और उन कोर्ट्स के लिए या उस कोर्ट के लिए जज अपॉइंट किए जाएंगे। तो 3(1) के तहत फैमिली कोर्ट स्टैब्लिश होती है और उसके जज अपॉइंट होते हैं। प्रोवाइडेड दैट एट लीस्ट 1 फैमिली कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट शैल बी presided over by a woman judge to be appointed within a period of 6 months or within such period as the government may extend। तो यानी उसके बाद मैंडेटरी आ गया कि कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट में फीमेल जज होगी फैमिली कोर्ट के। लेकिन यहाँ पे तो हमारे इसी तरह अभी पंजाब में तो सेम रेशियो है, जितने मेल जजेस हैं तकरीबन उतने ही फीमेल जजेस काम कर रही हैं। सबसेक्शन 2 है जी सेक्शन 3 का
A woman judge may be appointed for more than one district or in such cases the woman judge may sit for the trial of cases at such place or places in the each district as the government may specify. तो ये 1964 की बात हो रही है जब फीमेल जजेस की तादाद बड़ी कम थी, लेकिन अब तो माशाल्लाह जितने मेल जजेस हैं उतनी फीमेल जजेस हमारी जुडिशरी में काम कर रही हैं। तो सबसेक्शन 3 है गवर्नमेंट शैल इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट एज मैनी वुमेन जजेस एज मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट किस सेक्शन के तहत है? सेक्शन 3 के तहत, और अपॉइंटमेंट में जजेस की सेक्शन 3 के तहत। उसके बाद सेक्शन 4 आता है जी क्वालिफिकेशन ऑफ अ जज। तो हमें बताया गया है कि कौन बंदा फैमिली कोर्ट का जज लग सकता है। No person shall be appointed as a judge of a family court unless he is or has been or is qualified to be appointed as a district judge, an additional district judge, a civil judge or a qazi appointed under the Dasturul Amal Diwani रियासत कल्लात। यानी जो बंदा डिस्ट्रिक्ट जज होगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होगा या सिविल जज होगा या इनकी क्वालिफिकेशन रखता होगा जो कि हाई कोर्ट ने डिसाइड की हुई है कि कितनी स्टैंडिंग चाहिए और कितना पेपर पास करके आप आते हैं, तो तब तक आप फैमिली कोर्ट के जज नहीं लग सकते। तो सेक्शन 3 में कोर्ट स्टैब्लिश हुई है और जज अपॉइंट हुआ है, सेक्शन 4 में उसकी क्वालिफिकेशन डिसाइड हुई है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि डील करता है कि कौन से केसेस, किन केसेस में कौन कौन से केसेस फैमिली कोर्ट के एम्बट में आएंगे, या फैमिली कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन क्या है, फैमिली कोर्ट कौन से केसेस को सुन सकती है, किन केसेस में फैमिली कोर्ट का दायरा समाअत दायरा इख्तियार है, उसको देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जी सेक्शन 5 ज्यूरिस्डिक्शन का। सेक्शन 5 है जी ज्यूरिस्डिक्शन। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 एंड द कंसलिएशन कोर्ट ऑर्डिनेंस 1961, the family court shall have exclusive jurisdiction to entertain, hear and adjudicate upon matters specified in part 1 of the schedule। तो सेक्शन 5 बड़ा क्लियरली ये कह रहा है कि इन बाकी एक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए जो फैमिली कोर्ट है उसको एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है, मखसूस उनको अख्तियारात दे दिए गए कि शेड्यूल 1 में जितने भी मामलात डिस्कस किए गए हैं शेड्यूल के पार्ट 1 में वो सारे फैमिली कोर्ट के एम्बट में आएंगे। तो अब हम शेड्यूल 1 को देख लेते हैं। शेड्यूल के पार्ट 1 को, शेड्यूल का पार्ट 1 है, इसमें 10 तरह के मामलात डिस्कस किए गए हैं, बताए गए हैं कि जिनको फैमिली कोर्ट को सुनने का मखसूस अख्तियार है, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है फैमिली कोर्ट की। कोई और पंजाब में कोई और कोर्ट इन मामलात को नहीं सुन सकती, सिर्फ फैमिली कोर्ट ही सुन सकती है। सबसे पहले डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज इंक्लूडिंग खुला और तनसीख निकाह के जितने भी मामलात हैं वो सारे सिर्फ फैमिली कोर्ट ही सुनेगी। उसके बाद है डावर हकमैर के। तीसरा है मेंटेनेंस नानो नफका के, यानी खर्चा बच्चों का या जो खातून है उसका मेंटेनेंस या नानो नफका। उसके बाद है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, यानी हकूक़ ज़ौजियत अगर नहीं खामद या बीवी अदा कर रहा उसके लिए भी जितने मामलात हैं उनको फैमिली कोर्ट एक्सक्लूसिवली सुनेगी। सेक्शन 5 है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड द विजिटेशन राइट ऑफ पेरेंट्स टू मीट देम, यानी बच्चों से मुलाकात के मामलात और बच्चों की कस्टडी ये भी फैमिली कोर्ट ही सुनेगी। 6 है गार्डियनशिप, अगर गार्डियन किसी ने अपॉइंट होना है तो वो भी फैमिली कोर्ट एक्सक्लूसिवली सुनेगी। 6A है जी मैटर पर्टेनिंग टू रिटर्न ऑफ चाइल्ड अंडर द हेग कन्वेंशन ऑन द सिविल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन 1980, ये ऐड किया गया है 2019 को। 6A हेग कन्वेंशन में कहा गया है, आमतौर पे ये होता था कि पहले एक वालिद या वालदा अपॉइंट होके गार्डियन थ्रू प्रॉपर चैनल या थ्रू प्रॉपर कोर्ट गार्डियन अपॉइंट होते थे या बच्चे की कस्टडी लेके उसे लेके बाहर भाग जाते थे। तो इस पे इंटरनेशनल कन्वेंशन है हेग कन्वेंशन ऑन द सिविल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन 1980 1980 की हेग कन्वेंशन है
जो ये कहती है कि एक अगर कोर्ट ने किसी को गार्डियनशिप दी हुई है या बच्चे की कस्टडी दी है तो दूसरा पेरेंट जो है वो उसको लेके बाहर नहीं जा सकता, उसको हम चाइल्ड अबडक्शन के जुमरे में लेके आएंगे। ये भी 2019 में ऐड हो गया अभी। और सातवां है जेक्टिटेशन, यानी तकजीब निकाह कहते हैं। किसी ने झूठा निकाहनामा तैयार कर लिया या कहते हैं कि गलती से या झूठ बोल के या फ्रॉड के जरिए निकाह हो गया, तो वो भी मैटर एक्सक्लूसिवली फैमिली कोर्ट के पास है, वो डिसाइड करेगी। उसके बाद 8 है डॉरी, समांजेज वगैरह। 9 जो है ये इंपॉर्टेंट है, द पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन लिविंग विद हर मदर, यानी माँ की कोई भी प्रॉपर्टी या बच्चे की कोई भी प्रॉपर्टी जो माँ के साथ रह रहा है, पर्सनल प्रॉपर्टी या बिलोंगिंग्स अगर हैं, उनको वापसी लेनी है, उनके बारे में वैल्यूएशन करानी है या उनके बारे में किसी भी किस्म का कोई डिस्प्यूट अरोज होता है, वो भी एक्सक्लूसिवली फैमिली कोर्ट ही सुनेगी। और 10वां है एनी अदर मैटर अरेजिंग आउट ऑफ निकाह नामा, यानी निकाह नामे में से कोई भी मैटर किसी किस्म का भी अगर रेज आउट होता है या निकलता है या उस पर किसी किस्म का लिटिगेशन या डिस्प्यूट अरेज होता है तो उसका फैसला फैमिली कोर्ट ही करेगा। ये जी पहले 10 तरह के मैटर थे, लेकिन 2019 में ये 6A ऐड हुआ, तो अब ये 11 तरह के मैटर्स हैं, 11 तरह के मामलात हैं जो अगर डिस्प्यूटेड होते हैं या इनके बारे में हम कोई अपना राइट या लाइबिलिटी इन्फोर्स या कराना चाहते हैं तो हम फैमिली कोर्ट में जाएंगे और फैमिली कोर्ट को इसका अख्तियार। तो सेक्शन 5 के साथ शेड्यूल का पार्ट 1 डील करता है। तो जब भी जुरिसडिक्शन की बात आएगी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सेक्शन 5 का हवाला देके शेड्यूल का जरूर हवाला देंगे। सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 है, notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1819(8), the family court shall have jurisdiction to try the offences specified in part 2 of the schedule where one of the spouse is victim of an offence committed by another, यानी मियाँ बीवी अगर एक दूसरे के खिलाफ कोई इस तरह के जुर्म जो कि शेड्यूल के पार्ट 2 में बयान किए गए हैं जुर्म देते हैं, तो उसको भी एक्सक्लूसिवली डिटरमन या एक्सक्लूसिवली डिसाइड किया जाएगा, या एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय फैमिली कोर्ट होगा। तो शेड्यूल का पार्ट 2 देख लेते हैं, कौन से ऑफेंसेस अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के खिलाफ ये जुर्म से जो है ना करते हैं। 337A1 है, 337F1 है, 341 है, 342 है, 343, 344, 345, 46, 352, 509 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड, यानी ताज़ीरात पाकिस्तान के ये वाले जो सेक्शन हैं, ये अगर एक स्पाउस यानी मियाँ बीवी के खिलाफ या बीवी खावन के खिलाफ सरजद करते हैं जुर्म, तो इनको भी एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन फैमिली कोर्ट को हासिल है, मजिस्ट्रियल कोर्ट में ये जुर्म नहीं जाएंगे। ऑफेंसेस इनकी एड, इनकी अबैटमेंट, ये सारी की सारी फैमिली कोर्ट में जो है ना एडजुडिकेट की जाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन रेज हुआ कि चूंकि फैमिली कोर्ट को इख्तियार दे दिया गया स्पाउसेस के दरमियान इन ऑफेंसेस को कमिट करने के बाद ट्राई का, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया वो ये है कि इसकी एफआईआर का क्या मैकेनिज्म है। तो एफआईआर का वही मैकेनिज्म है, लेकिन अगर एक विक्टिम जो है वो एक बीवी है या खामद है और जो मुजरिम है उसका खामद या बीवी या अदर स्पाउस है, तो इसको एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है फैमिली कोर्ट को। फैमिली कोर्ट एज अ मजिस्ट्रियल कोर्ट इन जराइम को एंटरटेन करेगी और उनको सजा दे सकती है। लेकिन एफआईआर का तरीकाकार वही है जो पीपीसी में या सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 5 का सब सेक्शन 3 है, द गवर्नमेंट में amend the schedule through addition, deletion and substitution of the entry in the schedule। तो गवर्नमेंट को मुकम्मल पंजाब गवर्नमेंट को इख्तियार हासिल है कि वो इस शेड्यूल में कोई भी चीज ऐड या डिलीट कर सकती है। सेक्शन 6 है जी प्लेस ऑफ सिटिंग, यानी सेक्शन 3 में जजेस अपॉइंट हो गए, 4 में आके क्वालिफिकेशन ऑफ जज आ गई, 5 में जुरिसडिक्शन डिसाइड होगी कि कौन से मामलात या कौन से जराइम को फैमिली कोर्ट डील करेगी। आगे आ गया प्लेस ऑफ सिटिंग के जज तो अपॉइंट हो गया, अभी ये बैठेंगे कहाँ पे, इनका ऑफिस या इनके मामलात कहाँ पे होंगे। तो सब्जेक्ट टू एनी जर्नल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ फैमिली कोर्ट शैल होल्ड इट सिटिंग एट सच प्लेस एंड प्लेसेस विद इन द डिस्ट्रिक्ट एंड एरिया ऑफ विच इट इज एस्टैब्लिश्ड एज मे बी स्पेसिफाइड द डिस्ट्रिक्ट जज, यानी डिस्ट्रिक्ट जज को जो है ना जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज बैठेगा उसी एरिया में या जहाँ पे वो डिसाइड करेगा वहां पे फैमिली कोर्ट एस्टैब्लिश होगी। यहाँ तक हमारा कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट, जजेस की अपॉइंटमेंट और उसकी प्लेस ऑफ सिटिंग और जुरिसडिक्शन क्लियर हो जाती है।
आगे हम देखेंगे कि अगर कोई इन जो मैटर हमने 11 मैटर देखे हैं शेड्यूल 1 में या ऑफेंसेस देखे हैं हमने शेड्यूल के पार्ट 2 में, उन सब के बारे में अगर हम उनको दावा इंस्टीट्यूट करना चाह रहे हैं, दावा दायर करना चाह रहे हैं, या हमने जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में जो 7 तरह के टॉपिक्स पढ़े हैं उनके बारे में कोई, या जो है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट उसके बारे में कोई हम दावा वगैरह दायर करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं, वो किस तरह से इंस्टीट्यूट होगा, दावा दायर कैसे होगा। सेक्शन 7 है जी इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट का। एवरी सूट बिफोर अ फैमिली कोर्ट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट एंड और इन सच अदर मैनर एंड इन सच कोर्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो कहा गया है कि जिस तरह हर दावा इनिशिएट होगा प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट से, प्लेंट को दाखिल करके हम, यानी जो दावा होगा उसको हम लिख के, सारे फैक्ट्स को लिख के हम कोर्ट में दाखिल करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, दावा दायर हो गया है। सबसेक्शन 2 है सेक्शन 7 का। द प्लेंट शैल कंटेन ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट एंड शैल कंटेन अ शेड्यूल गिविंग द नंबर ऑफ विटनेस intended to be produced in support of the plaint, the name of address of a witness and or a brief summary of the facts which they would depose। तो प्लेंट को लिखने का तरीकाकार बताया गया है कि प्लेंट में तमाम मटेरियल फैक्ट्स और जो डिस्प्यूट होगा उसके रिलेटेड तमाम मटेरियल फैक्ट हम लिखेंगे, और इसमें लिस्ट ऑफ विटनेस दी जाएगी साथ, और उनकी जो गवाही होगी उसके बारे में बताया जाएगा कि ये कौन सा विटनेस किस किस चीज की गवाही के बारे में बताएगा, विटनेस का पता और उनकी मुकम्मल वेयर अबाउट्स हम साथ लिखेंगे। प्रोवाइडेड दैट द a plaint for dissolution of marriage may contain all claims relating to dowry, maintenance, dower, personal property and belonging of wife, custody of children and visitation right of parents meet their children। तो यहाँ पे जो प्रोवाइजो क्लॉज है उसमें हमें बता दिया गया कि अगर डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा है तो उसके साथ ही जितने भी क्लेम बनते हैं हकमहर के, उसके बाद जो है ना मेंटेनेंस के, समांजेज के, खुला के, साथ साथ समांजेज, मेंटेनेंस, हकमहर और जितना भी उसके पर्सनल प्रॉपर्टी या बिलोंगिंग्स है, बीवी की जो भी प्रॉपर्टी खामद के घर में रह गई है या उसके पास पड़ी हुई है, या बच्चों की जो भी कस्टडी बिलोंगिंग रह गई है, या अगर बच्चे खामद के पास रह गए हैं तो उनकी कस्टडी के बारे में जो भी जितने भी हम जो राइट हैं बीबी के, अगर वो दायर करती है तो उसके सारे में इकट्ठे कर सकती है, जरूरी नहीं है कि अलग-अलग दावा दायर करना पड़े। आगे है जी प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पार्टीज में with the permission of the court call any witness at any later stage if the court considered the evidence expedient in the interest of justice। तो ये प्रोवाइजो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें इजाजत दी जा रही है कि कोर्ट, फैमिली कोर्ट किसी भी स्टेज पे किसी भी विटनेस को कोर्ट में पेश होने और शहादत देने की इजाजत दे सकती है। आमतौर पे सिविल में इससे थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ है, उसमें जब हम किसी को बतौर लिस्ट ऑफ विटनेस में अगर हमने उसका नाम नहीं लिखा या हम उसको गवाह के तौर पे बुलाना चाह रहे हैं तो उसका एक प्रोसेस है, उसमें हमें स्पेशल एप्लीकेशन देकर अलाउ कराना पड़ता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो लीनियंट व्यू कोर्ट ने रखा हुआ है या लेजिस्लेचर ने जो थोड़ा सा लीनियंट व्यू दिया है वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट समझती है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में, यानी इंसाफ के हसूल के लिए जिस स्टेज पे भी जो भी गवाह आना चाहता है या आ सकता है या उसे आना चाहिए, तो कोर्ट उसको किसी भी स्टेज पे वो इजाजत दे सकती है। तो सबसेक्शन 3 है सेक्शन 7 का। वेयर अ प्लेंटिफ सूज और रिलाइज अपॉन अ डॉक्यूमेंट in his possession or power, he shall produce it in court when the plaintiff is present and shall at the same time deliver the document or a copy thereof filed with the plaintiff। तो अगर कोई प्लेंटिफ है, कोई मुदई है या मुदैया है, वो कोई दावा कर रही है और उस दावे की सपोर्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट या जितने भी जो है ना दस्तावेजात वो लगाएगी जो कि उसके पावर में है या उसके पास हैं, तो उनको कोर्ट में जब दावा दायर किया जाएगा पेश किया जाएगा और उनकी कॉपी साथ लगाई जाएगी। जैसे हम सिविल में ऑर्डर 13 रूल 1 और ऑर्डर 7 रूल 14 की जो लिस्ट्स या डिटेल बताते हैं ना, वो सारी की सारी यहाँ पे हमें बताया गया इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट 7 सबसेक्शन 3 में
कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप रिलाय करना चाहते हैं या जो आप वक्त शहादत पेश करेंगे अपने क्लेम के सपोर्ट में, वो सारे डॉक्यूमेंट आप इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के टाइम पे दावा दायरी के वक्त कोर्ट में पेश करेंगे और उनकी जो है फ्रिज साथ लगा के और जो है ना कोर्ट में उनकी कॉपी पेश करेंगे। इसका सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 का 2 है, where he relies on any other document not in his possession or power as evidence is supporting his claim, he shall enter such document in the list of the appendix to the plaint, giving reason for reliance of these document on the claim in the behalf। जैसे मैंने बताया कि ऑर्डर 7 रूल 14 में सीपीसी में जिस तरह हमें बताते हैं कि हम किसी दस्तावेज पे इस्तदलाल रखते हैं या हम फ्यूचर में पेश करेंगे लेकिन वो हमारे पोजेशन में नहीं है। इसमें आमतौर पे जितने भी यूनियन काउंसिल के दस्तावेजात हैं, जितने भी सरकारी दस्तावेजात हैं, जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं जो कि हमारे कब्जा में नहीं होते, किसी पब्लिक ऑफिसर के कब्जा में होते हैं या जो डॉक्यूमेंट दूसरे फरीक के कब्जा में हो सकते हैं, हम उन पे भी अगर लाए करना चाहते तो हम उसकी लिस्ट बना के देंगे। तो इसलिए फैमिली में हम ऑर्डर 13 रूल 1 और ऑर्डर 7 रूल 14 की फरिस्त जो है लगाते हैं साथ। उसमें आम चूंकि फैमिली का मैकेनिज्म और है, लेकिन चूंकि सिविल का प्रोसीजर चल रहा है तो हम उसी को फॉलो करके ये दोनों लिस्ट में लिख के डॉक्यूमेंट एट दी दायरी के टाइम लगा देते हैं, बता देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मैं पेश कर रहा हूँ साथ, और ये डॉक्यूमेंट अभी मैं पेश नहीं कर सकता, ये फलां शख्स के कब्जा में है और हम इसको शहादत के इस वक्त या उससे तलब करवा सकते हैं। तो 7 का सब सेक्शन 4 है, द प्लेंट शैल बी accompanied by as many duplicate copies thereof including the schedule and the list of a document referred in subsection 3 as there are defendants in the suit for service upon the defendant। तो जितने हम मुद्दाला बनाएंगे, अगर फर्ज करें मुद्दइया 1 है और मुद्दाला 3 है, उसने अपने सास ससुर और खामद को जो है ना पार्टी बनाया हुआ है, तो हम दावे के साथ जो है ना 3 कापियां एक्स्ट्रा लगाएंगे प्लेट की, यानी जो हम दावा दायर करेंगे उसकी 3 एक्स्ट्रा कापियां लगाएंगे ताकि उनको सर्व करके जब उनको नोटिस भेजे जाएंगे 7 दावे की कापी भेजी जा सके। तो ये हमें इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का तरीकाकार बताया गया। आगे हम देखते हैं सेक्शन 8 है इंटीमेशन टू डिफेंडेंट, यानी दावा तो दायर हो गया, अभी डिफेंडेंट जो मुद्दला है उसको किस तरह से हमने इन्फॉर्म करना है, इंटीमेट करना है, बताना है कि आप पे दावा दायर हो गया। वेयर अ प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू अ फैमिली कोर्ट इट शैल, तो फैमिली कोर्ट को क्या करेगी जब उसमें दावा दायर होगा, तो इट शैल फिक्स अ डेट which shall not more than 15 days for the appearance of the defendant। तो सबसे पहले जिस दिन या जब दावा दायर होगा फैमिली कोर्ट में कोई भी दावा दायर करता है, तो सबसे पहले सेक्शन 8 का ए हमें बता रहा है कि जब फैमिली कोर्ट में दावा दायर होता है तो सबसे पहले कोर्ट क्या करेगी, 15 दिन की डेट डाल के डिफेंडेंट को तलब करने के लिए, इंटीमेट करने के लिए उसको बुला लेगी 15 दिन की डेट डाल के पहली। दूसरा, विद इन 2 days ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट सेंड अ नोटिस और समन ऑफ द सूट टू द डिफेंडेंट थ्रू अ प्रोसेस सर्वर एजेंसी ऑफ द फैमिली कोर्ट थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट टुगेदर with a copy of the plaint, a copy of a schedule referred in subsection 2 of a 7 and copies of the document and list of the document referred in the subsection 3 of the section 7। यानी पहले तो कोर्ट 15 दिन की डेट फिक्स करेगी दावा दायरी के वक्त ही, और दूसरा जो करेगी 2 दिन के अंदर अंदर, यानी जिस दिन दावा दायर हुआ उसके 2 दिन के अंदर अंदर ये उसको प्रोसेस सर्विंग एजेंसी के जरिए, हर सिविल कोर्ट की, फैमिली कोर्ट की एक प्रोसेस सर्विंग एजेंसी होती है जो कि उसके नोटिस को, जो मुद्दा होता है या जिसको नोटिस जारी हुए हैं उसको सर्व करवाती है उसके जरिए, और दूसरा उसके साथ ही बाय पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट और एक्नॉलेजमेंट ड्यू के जरिए, और इलेक्ट्रॉनिकली या थ्रू कोरियर, ये 3 काम इकट्ठे करेगी कोर्ट, यानी उसको नोटिस भी जारी करेगी इलेक्ट्रॉनिकली भी व्हाट्सएप वगैरह पे,
दूसरा उसको थ्रू कोरियर भी भेजेगी, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भी भेजेगी, और थ्रू अपना जो प्रोसेस सर्वर है उसके जरिए भी तमील करवाई जाएगी कि तुम्हारे खिलाफ ये दावा हो गया है। और उस तमील के नोटिस के साथ साथ जो जितने भी डॉक्यूमेंट साथ लगे हुए हैं, दावे की कॉपी, जितने डॉक्यूमेंट साथ लगे हैं वो उनकी कॉपी, और जो लिस्ट लगी हुई है कि कौन से डॉक्यूमेंट पेश किए जाएंगे या कौन से किन पे इंसार किया जाता है, उन सब की कॉपी भेजी जाएगी। और सी है डायरेक्ट दैट द नोटिस और समन इशूड अंडर सब क्लॉज बी आल्सो बी सर्व्ड थ्रू फिक्सेशन एंड शैल साइमल्टेनियसली इशू अ प्रोक्लेमेशन इन न्यूज़पेपर। तो नोटिस के साथ ही न्यूज़पेपर का भी ऑर्डर हो जाएगा। यानी आमतौर पे इस तरह होता है, सिविल केसेस में इस तरह होता है कि पहले नोटिस होते हैं, 1 2 3 दफा नोटिस होंगे, उसके बाद अखबार इश्तिहार होता है। लेकिन फैमिली में ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा स्पीडी है। इसको सम अप करके उन्होंने किया हुआ है कि जैसे ही दावा दायर होगा 15 दिन की डेट पड़ेगी पहली, और 15 दिन की डेट के अंदर 2 दिन के अंदर अंदर उसको नोटिस सर्व किए जाएंगे 3 तरीके से। साथ ही अखबार इश्तिहार का भी ऑर्डर दे दिया जाएगा या अखबार इश्तिहार भी कर दिया जाएगा कि फौरन ही 15 दिन के अंदर अंदर ये अखबार इश्तिहार भी आपने करवाना है मुद्दई ने या मुद्दइया ने, जिसने दावा दायर किया है कि ये बंदा अगर पेश नहीं होता तो उसके खिलाफ जो इफेक्टिवली कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए। सबसेक्शन 2 है सेक्शन 8 का, व्हाइल इशूइंग द नोटिस और समन टू द डिफेंडेंट द फैमिली कोर्ट शैल रिक्वायर द डिफेंडेंट टू सबमिट अ रिटन स्टेटमेंट ऑन द डे मेंशन्ड इन द नोटिस और समन। तो सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि नोटिस में जो नोटिस दिए जाते हैं या नोटिस देंगे जो फैमिली कोर्ट डिफेंडेंट को, उसमें ये कहा जाएगा कि जब 15 दिन के अंदर अंदर आपने पेश होकर जवाब दावा देना है, साथ उसको ये बताया जाएगा कि आपने 15 दिन के अंदर पेश होना है। उसके खिलाफ फौरन 3 तरह की कार्रवाइयां इनिशिएट हो जाएंगी। एक तो पहले उसे समन भेजा जाएगा थ्रू प्रॉपर जो है ना कोरियर सर्विसेज, और एक्नॉलेजमेंट ड्यू के साथ भेजा जाएगा, और रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजा जाएगा। तीसरा प्रोसेस सर्वर के जरिए उसको तमील करवाई जाएगी, और चौथा साथ ही अखबार इश्तिहार भी कर दिया जाएगा। और सबसेक्शन 2(8) का ये कह रहा है कि डिफेंडेंट को पाबंद किया जाएगा कि जब 15 दिन में तुम पेश होगे तो साथ जवाब दावा भी लेके आओगे। यहां तक दावे की दायरी और इसका जो प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं जी सेक्शन 9 रिटन स्टेटमेंट का, कि दावा तो दायर हो गया, फैमिली कोर्ट भी स्टैब्लिश हो गई, जुरिस्डिक्शन भी डिटरमिन हो गई, दावा दायर हो गया, उसकी हमने मुद्दला की तलबी भी करवा ली सेक्शन 8 के तहत। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो 15 दिन के अंदर अंदर उसको पेश होके अदालत ने टाइम दिया था जवाब दावा साथ लेके आने का, तो वो जवाब दावा क्या होगा। सेक्शन 9 रिटन स्टेटमेंट on the date fixed under section 8, the defendant shall appear before the family court and file the written statement, a list of witness and the gist of evidence. And in the case of written statement is not filed on that day, the family court may, for a sufficient reason which prevented the defendant from submitting the written statement, allow the defendant to submit the written statement and other document on the next day, which shall not be exceeding 15 days from that date. तो यानी अगर पहली 15 दिन की जो डेट है उसमें मुद्दला पेश होता है और पेश होके कोर्ट में वैलिड एक्सक्यूज देता है कि मैं किस वजह से या क्या वजह है मैं जवाब दावा पेश नहीं कर सका, तो कोर्ट उसको मजीद 15 दिन का टाइम, अगर कोर्ट कंसिडर समझे या ये समझे कि इसकी जो रीजन है ये सफिशिएंट है, काफी है, तो फिर मजीद 15 दिन का टाइम देगी। किस लिए? ताकि वो जवाब दावा अपना सबमिट करा सके, साथ अपनी जो एविडेंस की जिस्ट है या जितना भी पलंदा है शहादत का या जो शहादत देना चाहता है अपने हक में उसका, और अपने विटनेसेस की लिस्ट साथ सबमिट करवा सके। तो यानी फैमिली कोर्ट में जवाब दावा के लिए टोटल कितना टाइम है? 1 माह का। पहली डेट 15 दिन की, और 15 दिन की डेट के बाद अगर मुद्दला पेश होता है तो मजीद कोर्ट अगर समझती है कंसीडर तो मजीद 15 दिन की डेट देगी। फैमिली कोर्ट में 1 माह के अंदर अंदर जवाब दावा दाखिल करना जरूरी है। सेक्शन 9 का 1A है, अ डिफेंडेंट हस्बैंड में वेयर no earlier suit for restitution of a conjugal rights is pending, claim for a decree of a restitution of a conjugal rights in his written statement to a suit for dissolution of marriage or maintenance, which shall be
deemed as a plaint and no separate suit shall lie for it। यानी अगर इसमें कहा गया 1A में कि अगर बीबी ने दावा दायर किया हुआ है तनसीखे निकाह का, तो जो जवाब दावा होगा, जवाब दावे में खामद हकूके जानशोई या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का दावा जवाब दावे के तौर पे जो है ना उसका दावा लिख के देगा, और उसको भी उसके जवाब दावे को बतौर दावा ही कंसिडर किया जाएगा। अलहदा से दावा दायर करने का रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स या जो कहते हैं हकूके आदा जानशोई का दावा दायर करने की जरूरत नहीं है, जवाब दावे में ही काउंटर क्लेम कर लेगा। 1B है अ डिफेंडेंट वाइफ में, पहले हस्बैंड के बारे में था 1A, ये जो 1B है ये बीवी के बारे में है। इन द रिटन स्टेटमेंट ऑफ अ सूट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स मेक अ क्लेम फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इंक्लूडिंग खुला व्हिच शैल बी डीम्ड एज अ प्लेंट एंड नो सेपरेट सूट शैल लाई फॉर इट। यानी अगर खामद ने पहले दावा दायर कर दिया जो है ना हकूके जानशोई का, या जिसे हम बाजू दावा कहते हैं, अगर खामद ने पहले दायर कर दिया तो 1B के मुताबिक जो डिफेंडेंट होगा, जो वाइफ होगी उसकी, वो अलहदा से तनसीखे निकाह का दावा दायर नहीं करेगी। वो उसी के जवाब दावे में अपनी जो प्रेयर जो होगी उसमें लिख देगी कि मैं चूंकि बसना नहीं चाहती, नहीं जाना चाहती, तो मुझे जो है ना खुला दी जाए, और अलहदा से दावा दायर करने की जरूरत नहीं है, जवाब दावे को ही बतौर दावा कंसिडर किया जाएगा। Provided that the proviso of subsection 4 of section 10 shall apply where the decree of dissolution of marriage is to be passed on the ground of khula। सेक्शन 10 की सबसेक्शन 4 अप्लाई करेगी जब खुला की डिग्री के तहत डेजोल्यूशन होगी। इसको देख लेते हैं आगे जाके क्या है। वेयर अ डिफेंडेंट रिलाइज अपॉन अ डॉक्यूमेंट इन हिज पोजेशन और पावर, ही शैल प्रोड्यूस इट और अ कॉपी देयर ऑफ इन द कोर्ट अलॉन्ग विद रिटन स्टेटमेंट। तो वही जो प्लेंटिफ के लिए रूल था वही डिफेंडेंट के लिए आ गया कि जब कोई डिफेंडेंट यानी मुद्दा किसी डॉक्यूमेंट पे रिलाई करता है या उस पर इन्हिसार करके उसके पोजेशन या पावर में है और वो बतौर शहादत उसको कल को पेश करेगा कोर्ट में बवक्त शहादत, तो वो उसकी कॉपी साथ लगाएगा और लिस्ट भी साथ लगाएगा उसकी। Where he relies on any other document in not in possession or power evidence in support of a written statement, he shall enter such document in the list of the appended to the written statement, giving reason of reliance of these document to the defendant in the written statement। तो क्या है, अगर वैसा को दस्तावेज जो कि उसके कब्जा में नहीं है, प्लेंटिफ के कब्जा में है, जिसने दावा दायर किया उसके कब्जा में है, तो लिस्ट में उसका जिक्र करके साथ रीजन भी देगा कि क्यों उसके कब्जा में नहीं है और जिसके कब्जा में है उसके पास क्यों है और वो किस तरह से उस पर रिलाई करता है। आगे सबसेक्शन 4 है जी, कॉपीज ऑफ रिटन स्टेटमेंट, लिस्ट ऑफ विटनेस एंड प्रेसेस ऑफ एविडेंस रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 एंड द डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन सबसेक्शन 2 शैल बी गिवन टू द प्लेंटिफ हिज एजेंट एडवोकेट प्रेजेंट इन द कोर्ट। तो यानी जब जवाब दावा दायर होगा तो उसके साथ प्लेंटिफ के लिए कॉपी, जितनी एविडेंस होगी उसकी, उनकी कॉपीज, लिस्ट ऑफ विटनेसेस की कॉपीज साथ लगाई जाएंगी और वो मदैया को या उसके वकील को दी जाएगी कोर्ट में। आगे है सबसेक्शन 5, if the defendant fails to appear on the date fixed for the family court for his appearance then, यानी पहले तो सिनेरियो चल रहा था अगर वो पेश होगा 15 दिन के अंदर अंदर और उसे मजीद 15 दिन का टाइम मिलता है तो जवाब दावा देगा। अभी ये सिनेरियो आ गया कि अगर वो नहीं पेश हो रहा, जो फैमिली कोर्ट में डेट फिक्स की गई है अपीयरेंस के लिए उसमें पेश नहीं हो रहा, तो क्या होगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 का ए है, if it is proved that the summons or notices were duly served on the defendant, the family court may proceed ex parte, provided that where the family court has adjourned the hearing of the suit ex parte and the defendant at or before such hearing appears or assign good cause for the previous non-appearance, he may upon such terms as the family court directs be heard in answer to the suit as if he had appeared in the day fixed for his appearance। तो सबसे पहले तो ये दो तरह के सिनेरियो रखे गए। पहला ये कि जब जिस डेट को मैं प्रैक्टिकली बताता हूं कि अगर हमने 15 दिन का कोर्ट ने टाइम दिया उसको पेश होने का और उसको नोटिस रिसीव हो गए, नोटिस की रिसीव करने का प्रोसेस तो आपको पता है कि 2 नोटिस की परत होती है, एक परत वापस आके कोर्ट में जमा हो जाती है और दूसरा डिफेंडेंट को दे दी जाती है, और जो कोर्ट में जमा होगी उस पर उसके साइन होंगे कि इसने ड्यूली सर्व कर लिया है उसको, यानी उसको वसूल हो गया है। तो वसूली के नोटिस अगर कोर्ट में पेश कर दिए गए बतौर सबूत
तो वो कोर्ट में पेश नहीं होता उस दिन, तो कोर्ट दावे को एक्स पार्टी कर देगी, यानी एक तरफा कर देगी। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि अगर कोर्ट ने सूट एक तरफा करने के लिए रखा हुआ है और वो पेश हो जाता है, आके कह देता है कि मैं इसलिए पेश नहीं हुआ था, तो अभी एक तरफा ना किया जाए तो कोर्ट उसको एक तरफा नहीं करेगी, उसको सुन लेगी और इसी तरह समझेगी कि वजह से जिस डेट पे था वो पेश हो गया। सेक्शन 9 का सब सेक्शन 5 का बी है, इफ इट इज नॉट प्रूव्ड दैट द डिफेंडेंट वाज ड्यूली सर्व्ड or provided in subsection 4 of section 8, the family court shall issue fresh summon or notice of the defendant and cause the same to be served in the manner provided in section B, C of the subsection 8। तो पहले तो एक तरफा तब करेगी जहां पे ये पहले ये कोर्ट क्लियर करेगी कि वो ड्यूली सर्व्ड हो गया, यानी उसको नोटिस मसूल हो गया। लेकिन अगर कोर्ट समझती है कि उसको नोटिस मसूल नहीं हुए तो कोर्ट दोबारा नोटिस का हुक्म भी कर सकती है। 5A है 9 का, if the defendant fails to submit the written statement on or before the date under subsection, the defense of the defendant shall stand stuck off and the family court shall decide the case under the law। तो यानी जब उसको नोटिस भी सर्व हो गए और उसे पता भी है कि मैंने पेश होना है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं पेश होता, तो क्या करेगी कोर्ट, उसका हक के दिफा खत्म करके कानून के मुताबिक इसको डिसाइड करेगी दावे को। Subsection 6 है जी, in any case in which a decree is passed ex parte against a defendant under this act, he may apply within 30 days of service of notice under subsection 7 of the passing of the decree, the family court by which the decree was passed for an order to set aside it and satisfy that the family court that he was not duly served and that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the suit was heard or called for hearing, the family court shall, after service of notice on the plaintiff and on such terms as the cost as it deems fit, make an order for set aside the decree as against him and shall appoint a day for proceeding with the suit, provided that where the decree is of such a nature that it cannot be set aside as against the such defendant only, it may be set aside against all or any of the defendants, other defendants also। यानी अगर डिक्री पास हो गई एक्स पार्टी, एक तरफा डिक्री पास हो जाती है फैमिली कोर्ट में, डिफेंडेंट को उस डिक्री पास करने का नोटिस दिया जाता है कि तुम्हारे खिलाफ ये डिक्री पास हो गई है। 9 सेक्शन 9 के सब सेक्शन 7 के तहत अगर उसके खिलाफ एक तरफा डिग्री पास होती है तो डिफेंडेंट को नोटिस दिया जाता है कि तुम्हारे खिलाफ ये एक्स पार्टी डिग्री, एक तरफा जो डिग्री है वो पास हो गई है। तो कहते हैं उस डिग्री के नोटिस के साथ 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना डिफेंडेंट आके वैलिड रीजन देता है या बताता है कि इस वजह से मैं पेश नहीं हो सका, या मुझे ये नोटिस नहीं वसूल हुआ, या मुझे नहीं पता चला कि मेरे का डिग्री हो गया, तो कोर्ट उसको सेट साइड भी कर सकती है विद और विदाउट कॉस्ट, यानी उसको जुर्माना डाल के या किसी भी जो भी टर्म एंड कंडीशन पे उसको सेट साइड कर सकती है और उसको मौका देगी दोबारा पेश होने का, सारे मामला करने का। सब सेक्शन 7 है जी, और इसमें यह भी बताया गया कि अगर डिग्री की नेचर इस तरह की है कि सिर्फ एक डिफेंडेंट के खिलाफ नहीं सेटिस्फाइड होगी, सब डिफेंडेंट के खिलाफ सेटिस्फाइड होगी, तो अगर एक भी पेश हो जाता है तो सबके खिलाफ डिग्री को सेटिस्फाइड कर दिया जाएगा, नए सिरे से डिग्री को डिसाइड किया जाएगा, नए सिरे से दावे को डिसाइड किया जाएगा। सब सेक्शन 7 है जी सेक्शन 9 का। The notice of passing of ex parte decree the notice of passing of ex parte decree referred in subsection 6 shall be sent to the defendant by the family court together with a certified copy of the decree within 3 days of the passing of a decree through process server or by registered post acknowledgement due or through courier service or any other mode or manners as it deem fit। तो यानी जब एक्स पार्टी डिग्री किसी डिफेंडेंट के खिलाफ पास होगी तो उसके 3 दिन के अंदर अंदर कोर्ट उसको थ्रू कोरियर सर्विस, थ्रू अपना प्रोसेस सर्वर, अपने जो नुमाइंदगान है उनके जरिए, या थ्रू एक्नॉलेजमेंट ड्यू और पोस्ट के उसको जो है ना डिग्री की सर्टिफाइड कॉपी भेजेगी ताकि उसे पता लगे तुम्हारे खिलाफ ये डिग्री हो चुकी है एक तरफ। सेक्शन 7 में जिस तरह से 3 दिन के अंदर अंदर अगर उसको डिग्री सर्व हो जाती है तो वो ड्यू सर्विस समझी जाएगी और ये समझा जाएगा कि उसको डिग्री का इल्म हो गया है अपने बारे में, ताकि
जिस दिन उसको नोटिस सर्व हो गया, डिग्री की कॉपी मसूल होगी, उसको सेट करने के लिए उसके पास 1 माह का टाइम है। तो इसमें यह बताया गया है कि जिस दिन उसको नोटिस सर्व हो गई या उसकी अकम्पेनमेंट हो गई, तो समझा जाएगा कि उसको प्रॉपर सर्विस हो चुकी है और उसको उस डिग्री का इल्म है। अभी वो 1 माह के अंदर नहीं आता या कोई और मामला बन जाता है, तो वो जो कहते हैं ना प्रूफ उस पे है या बार उस पे है, वो साबित करेगा कि वो क्यों नहीं आया या किस वजह से नहीं आया। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम सेक्शन 10 से प्री ट्रायल प्रोसीडिंग से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आगे इसकी क्या प्रोसीडिंग चलती है, किस तरह से। थैंक यू।